आज हम पढ़ेंगे टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कि टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। उससे पहले ये जानते हैं कि टोरॉइड कहते किसे हैं। पिछले वीडियो में हम ये जाने थे कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला गया था। आज टोरॉइड परिनालिका से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि किसी तार को स्प्रिंग तरह का बना दिया जाए और उसमें धारा फ्लो कर दिया जाए तो वो एक परिनालिका बन जाता है। ठीक जैसे ये है एक परिनालिका के रूप में। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं आपस में, यही बन जाता है टोरॉइड। अगर परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में ऐसे मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा एक टोरॉइड। आज जानेंगे कि इस टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि परिनालिका के बाहर इधर चाहे इधर हर तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य मतलब जीरो होता है। तो परिनालिका के साथ क्या होगा, जो भी चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में है उस चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर होता है। लेकिन टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी इसके बाहर साइड एंड इसके इस साइड जीरो होता है। इसका सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर है, गोल गोल ये घूमता रहता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी जीरो है, बाहर भी जीरो है। हमको इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। टोरॉइड क्या है, एक तार, एक रोड पर एक तार को लपेटेंगे। आप देख सकते हैं ये बन गया एक टोरॉइड। एक रोड पर हमने तार को लपेट दिया, उसमें धारा प्रवाहित कर दिया, ये एक टोरॉइड जैसा व्यवहार करने लगा। यानी ये टोरॉइड बन चुका है। इसमें धारा अंदर ये ऐसे आ रही है और उस साइड से बाहर निकल रही है। यानी इस साइड से अंदर जा रही है और इस साइड से बाहर की ओर आ रही है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज जब अंदर की ओर आती है उसे हम क्रॉस से दिखाएंगे और कोई चीज बाहर निकल रही है उसे हम डॉट से दिखाएंगे। उसी तरह इसमें धारा अंदर की ओर जा रही है और ऊपर से बाहर निकल रही है। अंदर की ओर जा रही है, बाहर ऊपर से निकल रही है। यानी इसमें धारा जा रही है, इसमें निकल रही है, इसमें फिर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। जितने भी नीचे के हिस्से हैं उसमें धारा इनसाइड है और ऊपर जितने भी हिस्से हैं धारा बाहर की ओर आ रही है। मतलब कि हम ऊपर के सारे हिस्सों को डॉट से और नीचे के सारे हिस्सों को हम क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। एक ये भी टोरॉइड है, इसका एक रूप ही है। हमको पता है इसके सारे हिस्से जो ऊपर के हैं, जो नीचे वाले थे, धारा अंदर जा रही है तो इनको मैं क्रॉस से इंडिकेट करूंगा। मतलब कि इसमें धारा अंदर जा रही है और ऊपर से आ रही है। ऊपर और नीचे को डॉट से दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, ये मेरा हूबहू यही बन गया मेरा। अब बात करते हैं एम्पियर का परिपथ इसमें खींचना है। कैसे एम्पियर का परिपथ हम खींचे कि मेरा डेरिवेशन पूरा फाइंड हो जाए। ठीक है, अगर मैं एम्पियर का परिपथ ऊपर की ओर ऐसे खींच दूं, बना दूं, एम्पियर का परिपथ कहते किसे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक एम्पियर का परिपथ है, इसमें से जितनी भी धारा जा रही है उसका हम करते हैं बीजगणितीय योग। अगर धारा इसमें गई, इसमें गई, इसमें आई, यानी इसमें सब में आई अगर है धारा तो समेशन ऑफ आई क्या होता है, बीजगणितीय योग। अलजेब्रिक सम है, साइन के साथ सम करेंगे। अगर मैं ऊपर वाले को प्लस माना हूं, यहां हो जाएगा प्लस 2i, 2 है, यहां नीचे आया है माइनस 2i, यानी समेशन ऑफ आई क्या हो गया 0। ठीक है, उसी तरह अगर ये एम्पियर का परिपथ हमने खींचा है तो मुझे पता है जितनी धारा अंदर गई है उतनी ही धारा बाहर की ओर भी आई होगी। यानी कि इनका अलजेब्रिक सम, अगर मैं ये परिपथ बनाता हूं एम्पियर का, तो अलजेब्रिक सम समेशन ऑफ आई क्या हो जाएगा इस केस में 0।
यानी कि हम इसके सहायता से हम डेरिवेशन नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथ हम इसके अंदर बना देंगे। इस वाले हिस्से में अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो समेशन ऑफ आई, यहां पर धारा तो है ही नहीं, इस सर्कल के अंदर एक भी धारा ना जा रही है ना आ रही है, यानी इस केस में भी मेरा समेशन ऑफ आई क्या हुआ, 0 ही हुआ, यानी हम इसको भी नहीं बनाएंगे, ये सेकंड केस में आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस बचता है कि हम एम्पियर का परिपथ इन दोनों के बीच में इस लाइन बनाओ ऐसे, और रेडियस को इसके केंद्र से यहां तक मिला देते हैं, इसको लेते हैं स्मॉल आर, यानी ये बन गया एम्पियर का एक परिपथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते लोग, पूरा गोलाकार है, यानी इसे कहेंगे अक्ष पर बैठ के पूरा गोल घूम रहा है, लेकिन किस दिशा में घूम रहा है। हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। अपने दाहिने हाथ को जिस दिशा में धारा जा रही है उधर ऐसे कर दीजिए, इधर से आ रही है उसको वहां से बाहर निकाल दीजिए, यानी इस साइड से अंदर और इस साइड से बाहर अपने दाहिने हाथ को, तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर है, अगर मैं इधर फाइंड करता हूं तो इस साइड है, इस साइड करता हूं तो इस पॉइंट पे ऐसे है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, केवल इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे बाहर आएगा, तो नहीं सीधा है, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ऐसे करेंगे और ऐसे बाहर निकालेंगे तो ऐसे है, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर मैं यहां की बात करूं इस साइड की, तो ऐसे करके ऐसे निकालेंगे या ऐसे करके ऐसे, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। हमने यहां हर पॉइंट की बात किया हूं, ऑल ओवर की बात नहीं किया हूं। अगर मैं सभी बिंदुओं को मिला दूं, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर मैं ऑल ओवर की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा इसके अक्ष पर गोल गोल घूम रहा है, लेकिन अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा तो उस पॉइंट पर स्पर्श करके, टच करके एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ऑल ओवर बात करता हूं सारे पॉइंट्स के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर बेंड कर रहा है, घूम रहा हुआ है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा तो उस पॉइंट पर डायरेक्शन या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, उस डिपेंड करता है वो कौन सा पॉइंट है। यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया। यहां पर एक ड्रॉ करते हैं एक डीएल पॉइंट, फाइंड करते हैं। यहां पर इसको अच्छा बनाते हैं, डीएल लेंथ, डीएल का एक स्मॉल लेंथ लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, हम बात करेंगे एम्पियर के परिपथ के नियम से। एम्पियर के परिपथी नियम से हम जितने भी डेरिवेशन एम्पियर के बेस पर किया है, सब की सब एम्पियर के परिपथ एक डीएल का ऑफ लिया, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का पर एंगल फाइंड करते हैं। तो यहां पर जो फार्मूला था उनका ये था, इंटीग्रेशन क्लोज लूप का b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ i। ये एम्पियर ने फार्मूला दिया था, इनका अप्लाई इस कंडीशन में करने वाले हैं। b डॉट हटाएंगे तो मुझे cos देगा, b dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ i। अब बात करते हैं कि b और dl के बीच कितना एंगल है या थीटा कितना कोण है। मुझे पता है ये गोल को मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम रहा है, पर अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं तो वहां स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे ये गोल है। अगर मैं यहां पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करूंगा ऐसे, तो वहां पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा ही बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है।
और ये पॉइंट मेरा कुछ और नहीं, ये डीएल ही होता है। यानी कि इस पॉइंट पर डीएल भी फ्लैट है, स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है। इनके बीच कितना कोण 0 डिग्री। पिछले वीडियो में बताए थे कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180, 0 90 180। अगर दोनों का हेड एक ही साइड है तो हम कहते हैं ये 0 का एंगल फाइंड बना रहा है। तो यानी कि इनके बीच जो एंगल है वो है 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यानी यहां से इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन का ये रूल है, अंदर डीएल रुक जाएगा, यहां हो जाएगा म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अब बात करते हैं कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है। जब भी किसी स्मॉल चीज का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फुल लेंथ देता है। मेरा ये डीएल एक सर्कुलर पथ पर है, एक वृत्ताकार पथ पर है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं ये पूरी लंबाई बता देगा कि यहां से लेकर यहां की लंबाई कितनी है। और मुझे पता है वृत्त की पूरी लंबाई, उसका वृत्त का पैरामीटर परिधि होता है। और परिधि की पूरी लंबाई कितनी होती है? परिधि की लंबाई होती है 2 पाई r, जो रेडियस होता है। यानी यहां पर ये वैल्यू है b * 2 पाई r म्यू नॉट। अब बात करते हैं समेशन ऑफ आई क्या है। समेशन ऑफ आई कुछ और नहीं, इसमें जितने भी फेरों की संख्या है, जितने फेरों संख्या है उनको गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, उसमें आई से गुणा कर देंगे। आई से इंटू करने पर समेशन ऑफ आई निकल जाएगा। तो हम यहां ये कर सकते हैं, यहां लिखते हैं माना यही लिखते हैं माना टोरॉइड में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो अगर कुल फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन, तो समेशन ऑफ आई क्या होगा? एन आई। इसलिए बी ये बन गया मेरा 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर। ये बन गया टोरॉइड। टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। पर एक बात और, यहां अगर भी इसकी बात करें इस पोर्शन की, यहां कुल फेरों की संख्या अपान में ये 2 पाई क्या टोटल लेंथ है। जैसे कि अगर 10 सेंटीमीटर के लेंथ पर 10 सेंटीमीटर का लेंथ पर अगर मान लीजिए 20 कंकड़ है, 20 कंकड़ है, तो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर पर अगर 20 पत्थर के कण रखे हैं तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? तो हम कहेंगे 2। ये 2 कैसे आए? टोटल नंबर ऑफ संख्या 20, टोटल लेंथ 10, तो ये आया। यानी कि यहां देखिए, यहां जो पत्थरों की सारी संख्या लिए थे, कुल संख्या क्या है? कैपिटल एन। इसको एन से स्मॉल से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं एकांक लंबाई की संख्या। 1 सेंटीमीटर जब हम एक की बात करते हैं तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। यहाँ कुल संख्या कितनी है? n। यहाँ कुल संख्या कितनी थी? 20। टोटल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना है? 2 पाई r। यहां से लेकर के यहां टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई r। इसमें कुल संख्या कितनी है? कैपिटल n। मैं टोटल फेरों की संख्या में टोटल लेंथ से डिवाइड करते हैं तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ जाती है। यानी ये हो जाएगा स्मॉल n। यानी कि टोटल फेरों की संख्या अपन टोटल लेंथ हो गया एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। हमने यहां एग्जांपल लिया था, टोटल पत्थरों की संख्या 20, लेंथ टोटल 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना? 1 सेंटीमीटर को ही एकांक बोलते हैं। इसको ही बोलते हैं एकांक। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इस n का मतलब ये हुआ। यानी कि हमारे पास क्या आगे फॉर्मूला? v इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n आई।
यहाँ ये फॉर्मूला बताता है कि टोरॉइड का हम टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ संख्या दे दिया, पेयरों की संख्या दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है, अब तो हम टोटल लेंथ डिवाइड करके ये फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल फाइंड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर एकांक लंबाई में पेयरों की संख्या दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त।